मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। यह जीव विज्ञान का दूसरा भाग होगा मेरे वीडियो का। इस वीडियो में आपको सेल के कोशिकांग के बारे में बताएंगे और डीएनए जैव विकास के बारे में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आप लोग को निश्चित ही फायदा होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कोशिका विज्ञान। क्या देखेंगे दोस्त? कोशिका विज्ञान। कोशिका के मुख्य भाग, कोशिका भित्ति। अब देखिए कोशिका भित्ति होता क्या है। ठीक, कोशिका भित्ति ये होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए, तो देखिए ये आपका एक सेल हो गया। मान लीजिए ये वाला आपका सेल है। ठीक, ये आपको केंद्रक है और सेल के बाहर एक और लेयर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं या सेल वाल कहते हैं। सेल वाल जो होता है पौधा में, मुख्यतः वनस्पति में पाए जाते हैं। ठीक, क्योंकि वनस्पतियों को एक जगह रहना पड़ता है, उनको विभिन्न प्रकार के मौसमों में का सामना करना पड़ता है, अतः उनको दृढ़ता चाहिए, मजबूती चाहिए। उसी मजबूती को प्रदान करने के लिए सेल वॉल होता है। ठीक, तो यह सेल वॉल कहाँ होता है? क्यों? तो केवल यह पादप में होता है। सेल वॉल कहाँ पे होता है? क्यों? तो केवल यह पादप में होता है। ठीक, ये बात आप लोग याद रखिएगा। सेल वॉल कहाँ पे होता है? क्यों? तो केवल यह पादप में होता है। सेल वॉल जो होता है सेलुलोज का बना होता है। मोस्ट ये बात याद रखिएगा, जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका भी बता किए कि कोशिका को निश्चित आकार देता है, आकृति प्रदान करता है और विभिन्न प्रकार के प्रजनन में पौधा को सहन करने की मजबूती प्रदान करता है उसके लिए। अब देखिए इसके साथ साथ जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसको उसको कोशिका भित्ति को क्या चीज से बना होता है? तो पेप्टिडोगोलकेन से बना होता है जीवाणु की कोशिका भित्ति। तो इतना आप कोशिका भित्ति से याद रखिएगा। जंतु कोशिका में आपको कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, जंतु और पादप कोशिका में अंतर जब देखिएगा तो उसमें ये भी कहिएगा कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक, आगे हम देखेंगे कोशिका झिल्ली। तो अभी आप लोग को बताया है एक फोटो कोशिका का, एक कोशिका हो गया। ठीक है, ये आपको केंद्रक हो गया। ठीक, अब देखिए कोशिका का पूरा फोटो है। ये वाला जो पार्ट है ये वाला कोशिका झिल्ली है। ठीक, यह झिल्ली में कहीं कहीं छिद्र होता है। ठीक है, अतः ये क्या होता है? मतलब कुछ पदार्थों को अपने से पास होकर अंदर जाने देता है और कुछ पदार्थों को बाहर भी निकालता है और कुछ पदार्थों को रोक लेता है। अतः कुछ जाने देता है, कुछ नहीं दे रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? अर्ध परागम्य झिल्ली कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्ध परागम्य झिल्ली। ठीक, तो कोशिका जो होता है जंतु कोशिकाओं का, मतलब जंतु कोशिका का जो कोशिका होगा उसका सबसे बाहरी आवरण क्या होगा? कोशिका झिल्ली। लेकिन पादप कोशिका का क्या होगा? दूसरा आवरण होगा, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी होती है। ठीक, तो कोशिका झिल्ली जो होता है जंतु कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण होगा। यह आपको कुछ पदार्थों को अपने से पार होकर आने देता है, कुछ पदार्थों को रोक लेता है, इसलिए क्या होगा? यह अर्धपारगम्य झिल्ली होगा। तो कोशिका के सभी अब एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं, बता दिए हैं। यह अर्धपरागम्य झिल्ली होता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों को निर्धारण करना है। बताइए कि है। अब देखिए कोशिका झिल्ली जो होती है क्या चीज से बनी होती है? तो लिपिड से बनी होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली जो होती है क्या चीज से बनी होती है? तो लिपिड से बनी होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली क्या चीज से बनी होती है? तो लिपिड से बनी होती है, लिपिड से। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यह लिपिड घटक फास्फोगिल्सराइड के बने होते हैं। इसको याद करने की कोई आपको आवश्यकता है नहीं। अगर आपको मन नहीं करे तो याद नहीं कर सकते, नहीं पूछे जाते हैं। कभी कभार आपको 200 गो एग्जाम दिए उसे एक एग्जाम में पूछ लिया जाए, चाहे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बाद में जय रासायनिक अनुसंधान से स्पष्ट हो गया कि कोशिका भित्ति जो होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मतलब कोशिका झिल्ली जो है लिपिड की बनी होती है, इसमें क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये बात आप लोग बस याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, ये बात याद रखिएगा। और यह अर्धपरागम्य होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, कोशिका झिल्ली के
झिल्ली क्या चीज़ से बनी होती है? तो लिपिड की बनी होती है। लिपिड में क्या क्या होता है? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे वाला नोट जो दिया है उसको याद करने की आवश्यकता आपको है नहीं, ज़्यादा फैक्ट याद नहीं करना चाहिए आदमी को। चलिए तीसरा जो देखेंगे आपको तारक्य देखेंगे। क्या देखेंगे? तारक्य, सेंट्रोसोम, ठीक। ये जो होता है एक कोशिका हो गया, एक केंद्रक हो गया। केंद्र के पास में एक छोटी सी आकृति होती है, ठीक। कहाँ पे? तो आपको कोशिका द्रव में, ये वाला पार्ट जो है कोशिका द्रव में है। द्रव जैसा मटेरियल यहाँ पर चिपचिपा मटेरियल रहता है। इसी में क्या होता है? कोशिका के अंग भी होते हैं जिसको कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग कहते हैं, ठीक है, ठीक। तो कोशिका द्रव में ही कोशिकांग होते हैं। कोशिका के अंग होते हैं जिसमें बहुत सारे कार्य होते हैं, कल जैसे बताए थे। एक केंद्रक हो गया, तो कोशिकांग में ही आपको सेंट्रोसोम या तारक्य होता है, ठीक। तो इसकी खोज कौन किए थे? बाबर किए थे। मन करे याद कीजिए, नहीं मन करे मत याद कीजिए। क्वेश्चन पूछेगी संभावना बहुत कम है कौन खोज किए हैं, इसका काम पूछेगा। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। और फिर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जब अंतर कीजिएगा तो कहिएगा कि तारक्य जो होता है जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। यह जो होता है कोशिका विभाजन के समय ध्रुव का काम करता है, ये याद रखिएगा। कोशिका विभाजन में यह सहयोग करता है, इतना बात याद रखिएगा। तारक्य क्या करता है? तो कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। तारक्य तारक्य के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का कार्य करता है, मतलब यह कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। इतना बात याद रखिए, बाकी फालतू चीज आपको याद नहीं करना चाहिए। कोशिका तारक्य केवल जंतु कोशिका में होता है, इसकी खोज बाबरी ने किया था। यह कोशिका विभाजन में सहयोग करता है, इस बात को आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतःद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। प्लाज्मिक रेक्टिकुलम यह दो प्रकार के होता है, एक चिकना होता है, एक खुरदुरा होता है। आप लोग को इमेज के सहारे इसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग देखिए। एक मिनट इमेज, हाँ ये रहा, देखिए ये है आप लोग के सामने। इमेज थोड़ा कटा कटा आ रहा है, यहाँ पे आप लोग आइए। ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला इधर ही हम लोग देखिए, ये वाला दिखाई दे रहा है, यही आपको क्या है? ईयर है, ठीक। ईयर माने इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अंतः प्रदत्त जालिका। ये दो प्रकार के होता है, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। जो रफ होगा उस पर राइबोसोम छोटी छोटी ठीक लगा रहता है। मतलब इसका अगर हम फोटो बनाएं तो ऐसे, एक मिनट रुकिए, ऐसा फोटो बना देंगे, ऐसा, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। और रफ होगा उस पर छोटी राइबोसोम होगा, ठीक। तो रफ ईयर जो होता है उस पर राइबोसोम होता है, मतलब रफ माने क्या? खुरदुरा। और चिकना जो होगा उस पर राइबोसोम नहीं होता है, चिकना होता है, ठीक। तो ईयर कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं। आप लोगों को पता हो गया कितने टाइप का होता है ईयर? तो दो टाइप का होता है। एक मिनट लाने दीजिए, उसके बाद आप लोगों को बता रहे हैं हम। एक मिनट कहाँ गया? तो हाँ आ गया। तो ये आपको अंतःप्रदत्त जालिका जो है आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में चपटे था, मतलब कि आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिका युक्त जालिका तंत्र बिखरा रहता है, फोटो बता दिए अभी, जिसमें अंतःद्रवी जालिका होता है कहते हैं, ठीक। अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। प्राय राइबोसोम अंतःद्रवी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, जिससे अंतःद्रवी जालिका के सतह पर या राइबोसोम मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? खुदखुरी होता है, बताइए कि, ठीक है। अतः राइबोसोम की अनुपस्थिति मतलब जिस अंतःद्रवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? चिकना अंतःप्रदेश जालिका, ठीक। तो रफ जो होगा खुरदुरा होगा, उस पर राइबोसोम होगा, जिस पे खुरदुरा नहीं होगा, मतलब राइबोसोम नहीं होगा, खुरदुरा नहीं होगा, चिकना होगा, वो क्या होगा? चिकना होगा, ठीक। तो दो प्रकार का होता है, एक रफ होता है, एक खुरदुरा होता है। रफ पे क्या होता है? राइबोसोम होता है। इतना बात याद रखिएगा। अब देखिए इसका काम क्या होता है, ये सब फालतू चीजें याद रखने के। आकृति पूछ दिए तो थैलेनुमा होता है, बता दीजिएगा। अब इसका काम क्या है? काम देखिए, जो आपको देखिए राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है, ठीक। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में काम कर लेता है,
याद रखिएगा। तो खुदखुरी अंतर्जालिका बहुतायत में मिलते हैं, मतलब खुदखुरी की संख्या ज़्यादा होगी, चिकनी कम होगी। चिकनी जो अंतर्परार्थिका जालिका होता है और लिपिड संश्लेषण का में भूमिका निभाता है। तो दोनों का काम अलग अलग हो गया। खुदखुरी जो होगा उस पर राइबोसोम होता है, राइबोसोम का काम प्रोटीन संश्लेषण का है, ठीक है। और चिकना लिपिड आपको होगा जो राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो उसका काम क्या होगा, तो वो लिपिड संश्लेषण करेगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक। ईआर का मुख्य कार्य, ईआर का मुख्य कार्य सभी वसाओं में प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक। वसा का संश्लेषण कर रहा है चिकनी और प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है खुदखुरा। जो खुदखुरा उस पर राइबोसोम है, राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जा रहा है, जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि के निर्माण करते हैं। कौन, तो वासा करता है, तो वासा का संश्लेषण यही कर रहा है, ठीक। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट राइबोसोम। राइबोसोम अभी बता दिए, यह अंतःप्रदत्त जालिका पर होता है, ठीक है, द्रवीय जालिका पर होता है, ठीक। जो किस टाइप के, खुदखुरी या चिकनी, थे खुदखुरी पे होता है। इसकी खोज रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा किया गया था। नाम याद करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक, याद रखिएगा। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। हाँ, प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन बनाता है, इसीलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, याद रखिएगा। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं बल्कि हरित लौह, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिकांग है। एक कोशिका के में बहुत सारे अंग का चर्चा कर रहे हैं ना, उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। तो हरित लौह भी उसी का अंग है, तो हरित लौह पे भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे भी होता है, ठीक है। और खुदखुरी अंतःप्रदत्त जालिका में भी मिलता है, मतलब तीनों जगह मिलता है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर अब बाकी सब फालतू चीज बोल छोड़ दिए। तो राइबोसोम कहाँ मिलता है, तो अंतःप्रदत्त जालिका में मिलता ही है खुदखुरी पर, इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लौह पर मिलता है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए अब आगे हम आएंगे नोट। स्तनी के लाल रुधिर कणिका में राइबोसोम और अंतःप्रदत्त जालिका नहीं मिलता है, मतलब हम लोग का जो लाल रुधिर कणिका है वहाँ पे राइबोसोम और अंतःप्रदत्त जालिका नहीं होता है, इसीलिए लाल रुधिर में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अभी बताया माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे भी राइबोसोम होता है, ठीक। तो इसकी खोज कौन किया था, तो अल्टमैन के द्वारा किया गया था। रफली याद कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि जो भोजन हम ग्रहण किए हैं, पचा हुआ है, वहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट बना है, जो कार्बोहाइड्रेट बना है, वो कार्बोहाइड्रेट सेल के माध्यम से सेल में चला गया है। सेल के किस पार्ट में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास चला गया है, और यहाँ पे उसका संश्लेषण होगा, ठीक है, और यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन होगा। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, सेल का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है, ठीक, याद रखिए। तो इसकी खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था। बेंडर ने इसका नामांकन माइटोकॉन्ड्रिया दिया। कोई दोनों आदमी के नाम याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसका संख्या निश्चित नहीं तो बहुत सारे होता है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मतलब भोजन यहीं पे पचते हैं, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा निकलता है। इसलिए मतलब जो भोजन पचे हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट है, उसका संश्लेषण यहाँ पे होता है, तो ऊर्जा निकलता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। तो एक सब भूल जाइए, एक बात याद रखिएगा कि इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। इसे इसे कोशिका का इंजन भी कहा जाता है, ठीक। इसे कोशिका का शक्ति गृह कहिए, इंजन कहिए। इंजन का काम है शक्ति उत्पादन करना, मतलब शक्ति खींचना, तो वही बात हुआ, शक्ति गृह या इंजन। इसे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है, ठीक। तो ये आपको यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी है, एक टाइप का छोटा कोशिका भी है, ये कोशिका के रूप में भी दिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधारी के एकल वृत्त। चलिए सब कोई गरज नहीं है याद करने का, फालतू चीज है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इतना बात याद रखिएगा, पावर ऑफ सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसको कोशिका का शक्ति केंद्र या आपको कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। इसकी खोज कौन किए थे, तो अल्टमैन किए थे, डॉपली याद कर सकते हैं। और नाम कौन दिया था, बेंडाइट दिए थे, ठीक। चलिए अब आगे आते हैं हम गॉलेजिकाय। गॉलेजिकाय जो होता है, आपको इसको गॉलेजिकाय या गॉल्जी बॉडी कहिए। इसकी खोज कैमरी गॉल्जी ने किया था। इसको रफली याद कर सकते हैं क्योंकि ये पूछेगा। ये जो होता है सिंपल में समझ जाइएगा, ठीक है। तो गॉलेजिकाय जो होता है, आपको कोशिका में यातायात प्रबंधन का काम करता है। क्या करता है, यातायात प्रबंधन का कैसे, जो प्रोटीन संश्लेषण होते हैं, जो आपको वासा बनते हैं, लिपिड बनते हैं, किसके द्वारा, तो आपको
द्रवी जालिका के द्वारा, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के द्वारा, माने ईआर के द्वारा। तो ईआर के द्वारा, मतलब सब एक ही नाम है, एक ही नाम है। तो ईआर के द्वारा जो आपको लिपिड या राइबोसोम के जरिए प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम कहाँ होता है मुख्य रूप से? तो आपको ईआर पे होता है, मतलब रफ ईआर पे होता है। तो वहाँ से जो प्रोटीन बनेगा और लिपिड बनेगा, वो क्या करेगा, आपको गलजिका ढो के ले जाके सेल के झिल्ली को पहुंचाएगा और अन्य पार्ट को जरूरत होगा वहाँ पहुंचाएगा। इसलिए इसको यातायात प्रबंधक कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें बताते हैं। गलजिका कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन और अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकेज करता है। पैकेज हो जाता है यहाँ पे। पैकेटिंग गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर सहित होती है तो उस पदार्थ वाली पुटिका उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालवा देती है। इस प्रकार गलजिका क्या करता है? यातायात प्रबंधन की भूमिका निभाता है। आपको सिंपल पहले समझा है, जटिल लैंग्वेज में दिखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो गलजिका क्या है? यातायात प्रबंधक है। ठीक, याद रखिएगा। ये कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। यह कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में साधारण संग्रह और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर गलाजिको प्रोटीन बनाता है। गलाजिका ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल समझिए। ये क्या करता है? गलाजिका का काम क्या है? यातायात प्रबंधन का काम है। कभी कभी यह संग्रह आपको कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। बस इतना बात याद रखिएगा, बाकी सब भूल जाइए, गोली मारिए सबको। चलिए आगे आते हैं हम। लाइसोसोम। ये आपको लाइसोसोम मस्ट में भी है। ये क्या करता है? इसकी खोज डीडुबी किए थे, ये नाम याद रखिएगा। ये क्या करता है? इसमें आपको प्रोटीन होता है, क्षार होता है बहुत सारा, मतलब ठीक, एसिड होता है, एसिड टाइप का मटेरियल इसके अंदर होता है। ये जब फूटेगा तो क्या करेगा? एसिड यहाँ से निकलेगा। एसिड जब निकलेगा तो क्या करेगा? सबको आसपास के मटेरियल को गला देगा। ठीक, तो देखिए ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए लाइसोसोम कोई है, मर गया तो फूटेगा, इसमें से एसिड निकलेगा। एसिड निकलेंगे तो इस सब आप ये क्या करता है? अपना जो लाइसोसोम फूटा हुआ है, एसिड बाहर आया तो लाइसोसोम के शेष पार्ट को क्या करता है? एसिड के जरिए इसको खत्म किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसके अंदर के मटेरियल ही इसको क्या करते हैं? खत्म करते हैं। इसीलिए यह क्या है? आपको सुसाइड बैग है। क्या है? सुसाइड बैग, मतलब आत्महत्या की थैली। बात याद रखिएगा। तो आत्महत्या की थैली कौन है? तो लाइसोसोम है। सुसाइड बैग कौन है? लाइसोसोम है। ठीक, इसकी खोज डीडुबेग नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोलाकार इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना है। इसके निर्माण आपको स्वेस्टन विधि द्वारा गलिकाय में होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार की जल अपघट्य एंजाइम जैसे हाइड्रोलाइसिस, एक मिनट आइए, हाँ, जैसे आपको हाइड्रोलाइसिस, लाइपेज, प्रोटोएसेज और कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थिति में स्वादिक सक्रिय होते हैं। ठीक, जो अम्लीय परिस्थिति में क्या होते हैं? स्वादिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। बता भी किए हैं। चलिए, स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो स्तनधारियों में लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम भी नहीं मिलता है। और लाल रक्त कणिका में आपको एक और चीज़ बताएं, क्या नहीं मिलता है? बताइए आप लोग। तो उसमें आपको क्या नहीं मिलता है? तो वहाँ पे नहीं मिलता है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट बता रहे हैं। थोड़ा सा गलती बता देंगे, अगर बोल देंगे तो मान लीजिए कि कन्फ्यूजन हो जाए, तो उससे अच्छा कि देख के बता दिया जाए कि आपको और क्या नहीं मिलता है। तो राइबोसोम जो होते हैं आपको लाल रक्त कणिका में नहीं होता है। लाइसोसोम और राइबोसोम दोनों जो होता है लाल रक्त कणिका में नहीं होता है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे तो आएंगे लॉक पे। क्या? तो लॉक जैसे आपको जानते हैं कि कोशिका भित्ति है, केवल पादप में मिलते हैं। उसी तरह से लवक भी जो है केवल पादप में ही मिलते हैं। ठीक है, यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा भी है। यह 3 प्रकार के होते हैं। एक हरित लौक यानी क्लोरोप्लास्ट, इंग्लिश में कहिए। वर्णी लौक यानी लिकोप्लास्ट। वर्णी लौक माने क्लोरोप्लास्ट। देखिए, वर्णी माने कलर होता है। ठीक, तो जहाँ पे वर्णी होगा कलरफुल होगा, जहाँ पे अवर्णी मतलब वर्णी के विपरीत हो गया तो वहाँ पे कलरलेस हो जाएगा। याद रखिएगा। तो हरित लौक जो होता है फर्स्ट
लौक के कितने पार्ट, 3 पार्ट होते हैं। हरित लौक में यह हरा रंग का होता है, अतः इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होता है, जो क्या करता है, पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है। ठीक, इसलिए हरित लौक को पादप कोशिकाओं की रसोई घर भी कहा जाता है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, हरित लौक में राइबोसोम पाया जाता है। हरित लौक जो होता है आपको हरा कलर का होता है। ठीक है, हरा कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो हरा कलर का हो जाता है। हरा कलर का क्लोरोफिल क्या और काम क्या करता है, तो वो क्या करता है, पौधों के प्रकाश संश्लेषण में काम करता है, जो उसको पौधा को भोजन बनाने में मदद करता है। इसीलिए हरित लौक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। ठीक है, ये विशेष करके आपको पौधे के हरे पार्ट या पत्तियों में मिलता है, पत्तियों में मिलते हैं विशेष करके। कुछ ऐसे पौधे होते हैं उनके हरे भाग में तना भी पाए जाते हैं। ठीक, जैसे कैक्टस। पत्तियों का रंग पीला जो होता है उनमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। पत्तियों का रंग जो होता है कैरोटीन, उसमें पत्तियों के निर्माण के कारण होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए, अब कोई कोई कहता है कि कोई लाल सब्जी हो गया, लाल फूल हो गया, मतलब लाल सब्जी जो होता है, जैसे साग में आइएगा तो लाल गेंदरी होता है। ठीक है, तो उसमें क्या आपको क्लोरोफिल नहीं होती है, होती है, लेकिन जो लाल रंग का लौक जो होता है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, इसीलिए हरा रंग तो पा जाता है, ये बात जानिएगा। ठीक, ऑरेंज लौक ये जो है कलरलेस होता है, तो कलरलेस होगा तो ये वैसे पार्ट में पाए जाते हैं जो प्रकाश से दूर होते हैं, विशेष करके जड़ में। ठीक, यह रंगीन लौक है, यह पौधे के उन भागों में कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं, जैसे जड़, भूमिगत तना आदि में। ठीक है, यह आपको भोजन को संग्रह करने में काम करता है। ऑरेंज लौक का काम क्या है, तो भोजन को संग्रह करना इसका काम है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम वर्णी लौक। वर्णी लौक जो है, क्रोमोप्लास्ट जो है, यह रंगीन लौक होता है। क्या होता है, रंगीन लौक होता है, रंग इसमें मिलता है, लाल पीला जितना कलर का पौधा होगा उसमें क्या मानिएगा यही है। ठीक है, और सबका लाल रंग का लौक जो होगा उसका अलग नाम होगा, पीला अलग होगा। ठीक, तो इसी लौक के कारण, वर्णी लौक यानी क्रोमोप्लास्ट के कारण ही पौधे रंगीन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे टमाटर में लाइकोपेन के कारण टमाटर का रंग क्या होता है, लाल हो जाता है। कैरोटीन के कारण गाजर का रंग क्या होता है, पीला हो जाता है। विटामिन के कारण चुकंदर का रंग क्या होता है, लाल हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, वनस्पतियों में पराबैंगिक किरणों की दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक यानी लौक कौन है, तो वो है आपको फाइकोसाइनिन, ये बात याद रखिएगा रफली। चलिए, रसधानी। रसधानी जो होता है आपको दोनों में होता है, पादप और जंतु दोनों में होता है, लेकिन आपको जंतु कोशिका में कभी कभी अनुपस्थित भी होते हैं, या होगा भी तो बहुत छोटा होगा। ठीक, लेकिन पादप कोशिका जो होगा उसमें आपको रसधानी जो होता है बहुत बड़ा क्षेत्र में होता है, 90% भाग रसधानी का ही होगा, मतलब वेहिकल्स का, मतलब रिक्त स्थान का। ठीक, अब ये आपको रसधानी मतलब रिक्त स्थान होता है, तो कोशिका के आपको जो जंतु कोशिका होगा उसमें रसधानी न होगा, होगा भी तो बहुत छोटा होगा। ठीक, मतलब आपको 10% में नहीं होगा, 90% में होगा तो बहुत छोटा होगा, लेकिन जब आइएगा जंतु कोशिका में तो यह सब में होगा, और 90% पार्ट को ये घेरे होगा, रसधानी यानी वेहिकल्स। क्यों, क्योंकि पौधों की कोशिकाओं की लंबाई जो होती है बहुत तेजी से बढ़ती है, पौधे तेजी से बढ़ते हैं, और तो उतनी रफ्तार से कोशिका का विभाजन नहीं हो पाता है, कोशिका का विकास नहीं हो पाता है, कोशिका के अंग का विकास नहीं हो पाता है, इसीलिए कोशिका में रिक्त स्थान छूट जाते हैं। लेकिन जंतु जो होते हैं बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो अतः उनके कोशिका के विकास, कोशिका के अंग के विकास के लिए पर्याप्त समय मिलता है, इसलिए उनकी राजधानी क्या होती है, रिक्त स्थान नहीं छूट पाता है। ठीक है, तो रिक्त स्थान क्या होता है, बहुत छोटा हो जाते हैं या विलुप्त हो जाता है, ये बात आपको बता दिए। यह कोशिका की निर्जीव रचना है, इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। यह जंतु कोशिका में यह अनेक और बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। राजधानी एकल झिल्ली से आवृत होता है। ठीक है, राजधानी जो होता है एक झिल्ली से घिरा रहता है, जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, इसको रफली याद कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं केंद्रक। अब देखिए केंद्रक में आइएगा तो जैसे आप लोग हम बताए हैं, ये सेल हो गया, ये क्या हो गया, सेल हो गया। सेल के अंदर जाइएगा तो ये आपको सेल हो गया, टोटल सेल हो गया, सेल कहिएगा इसको। ये जो होता है क्या होता है, झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली होता है। ये क्या होता है, कोशिका द्रव होता है। ठीक है, ये क्या होता है, केंद्रक होता है। ये क्या है, केंद्रक होता है। ठीक है, तो अब केंद्रक को हम जूम करेंगे, केंद्रक को जूम करेंगे, जूम करके यहाँ पे निकालते हैं, तो ये हो गया केंद्रक मेरा। केंद्रक के अंदर फिर एक छोटी सी गोलाकृति होगा जिसको केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, ये आपको द्रव मटेरियल होगा, एज लाइक सेल, सेल की तरह ही यहाँ पे द्रव मटेरियल है, तो यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये जो होता है आपको क्या होता है, केंद्रक का पार्ट है, ये केंद्रक द्रव हो गया, समझ में आ गया, ये केंद्रक द्रव हो गया। चलिए अब इसके जो
इसके जो पार्ट होंगे बाहर वाला झिल्ली होगा, यह आपको अभेद होगा, मतलब ये आपको अर्ध परागम नहीं होता है, इसमें रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं, 9 के बराबर होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है, समझे। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया। तो केंद्रक जो होता है, रॉबर्ट, इसका खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन किए थे, टॉपली याद रख सकते हैं। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है, ये आपको याद रखना है। यह कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य करता है, मतलब मेन मैनेजमेंट करने का इसी का काम है। केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा रहता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। अब देखिए एक केंद्रक का हम फोटो बना लिए, केंद्रक का फोटो यहाँ पे बना लिए, ठीक। केंद्रक में आपको केंद्रिका ये हो गया, केंद्रक में आपको छोटी छोटी जाल के समान संरचना होगा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग क्रोमेटिन। क्या कहेंगे, इसको क्रोमेटिन कहेंगे, ठीक। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जो केंद्रक द्रव में जाल के समान बिखरी रचना होता है, जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन अब कौन नाम दिए हैं उसका गरज नहीं है, यह प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए का बना होता है। अब ये जो होता है ना क्रोमेटिन, ये क्या चीज़ से बना होता है, तो यह प्रोटीन और आपको डीएनए। अब किस टाइप का प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन तथा डीएनए से बना होता है। अब डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक सॉरी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आपको जो क्रोमेटिन होता है क्या क्या चीज से बना होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बना होता है, ठीक है, समझ में आया। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन शिकुड़ को अनेक मोटे और छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाता है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। अब देखिए कोशिका विभाजन जब होगा, कोशिका पार्ट टूटेगा, तो ये जो होता है मोटा मोटा, मतलब एक साथ सिकुड़ जाएगा सब, बहुत जाली का जो चारों ओर फैली होगी एक जगह आ जाएगी, तो एक क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम के रूप में हो जाएगा, गुणसूत्र के रूप में हो जाएगा। इसी पे जीन होता है, इसी पे जीन होता है। तो जीन क्या होता है, तो आपको जीन क्रोमोसोम में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो क्रोमोसोम में जीन होगा, तो क्रोमेटिन शिकुड़ को अनेक छोटे और मोटे धागों के रूप में संगठित हो जाता है। यह धागों को गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के जुधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। मनुष्य में क्या होता है, 23 होता है, चिंपांजी में 24 जुड़ा होता है, बंदर में 21 जुड़ा होता है। इसको तीनों को याद रखिएगा, मनुष्य को जरूर याद रखिएगा, बाकी सबको छोड़ सकते हैं। अब देखिए प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गड्ढा पदार्थ होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए ये आपको केंद्रक हो गया, एक केंद्रिका हो गया, यहाँ पे गुणसूत्र मान लीजिए बन गया, क्रोमेटिन में सिकुड़ गया है, ठीक है। तो इसमें आपको द्रव के लाइक पदार्थ इसमें भी होगा, जिसको क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे उसको, कहेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीने कुंडलित सूत्र दिखाई देते हैं। अब देखिए ये मैट्रिक्स को हम जूम करते हैं, यहाँ पे फोटो बनाते हैं ऐसा, इसमें आपको ऐसे मतलब इस एक जगह चिपक जाएगा, जाकर एक जगह, दो जगह, चार जगह चिपक जाएगा, ठीक है। रुकिए ऐसे मान लीजिए, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, आप लोग को समझा रहा है। ये आपको केंद्रक हो गया, ये केंद्रिका हो गया, यहाँ पे आपको क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स को हम जूम करेंगे, ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए, ये आपको मान लीजिए मैट्रिक्स है, ठीक है, हाँ ये मैट्रिक्स हो गया। और मैट्रिक्स में ही दो परस्पर लिपटे महीन और कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं, जिसे क्रोमेनिमिटा कहते हैं। अब ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको क्रोमेनिमिटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमेनिटा एक अर्धगोण सूत्र का बना होता है। अब देखिए एक क्रोमेनिटा में ये है, मतलब दो जुड़ा हुआ है, तो एक जो होता है अर्ध गुणसूत्र हो गया, दूसरा क्या होगा, अर्ध हो गया, आधा आधा मिलकर एक को बना देगा, ठीक। तो प्रत्येक क्रोमेनिटा को क्या कहते हैं, अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। इसका प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमेनिटा का बना होता है। दोनों क्रोमेनिटा एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से मिलता है। अब देखिए दोनों क्रोमेनिटा है, एक गुणसूत्र है, आई दो क्रोमेटा है, एक निश्चित स्थान पर कहीं ना कहीं मिल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे देखिए मिल रहे हैं। तो मिल रहे हैं ना, उस मिलने वाले स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोमीटर मियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि गुणसूत्र का काम है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक, कहते हैं। अब देखिए गुणसूत्र पे ही बहुत से जीन स्थित होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछेगा, जीन कहाँ स्थित होते हैं, तो जीन गुणसूत्र में होते हैं। गुणसूत्र कहाँ होता है, तो केंद्रक में होता है, याद रखिएगा। अब केंद्रक में कहाँ, केंद्रक द्रव में होते हैं, ठीक है। रफली सब लोग सब कुछ समझा दिए, आप लोग आराम से समझ जाइएगा, ठीक। अब देखिए अब क्रोमोसोम जो होता है किस चीज से बना होता है, तो डीएनए प्लस प्रोटीन से, सॉरी डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। बताइए कि है अभी थोड़ी देर पहले, ठीक, सब कुछ बता दिए, आप लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए
और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, चूंकि ये जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्र के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहते हैं। ठीक, तो वंशागति का वाहक मतलब एक वंश से दूसरे वंश तक कोई गुण जाता है, उसी को वंशागति कहते हैं। तो वंशागति का वाहक कौन होता है? गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र पर ही स्थित जो जीन होता है वो आपको एक वंश से दूसरे वंश तक कोई मतलब गुण लेके जाता है। ठीक, जैसे पिताजी का रंग आँख जो होगा काला होगा तो आपका भी आँख काला होगा, पिताजी का रंग सांवला होगा तो आपका रंग भी सांवला हो जाएगा। तो ये आपको वंशागत गुण है। ठीक, इससे केंद्र अब देखिए दिखाई पड़ता है। कहता हूँ क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचना होती है। अब देखिए आपको हम बतवी की है अभी, एक केंद्रक हो गया, ये आपको केंद्रिका हो गया, यहाँ पे क्रोमेटिन हो गया, बतवी की है ये सब। ठीक, अब यहाँ पे केंद्रिक है। ठीक है, तो क्रोमेटिन के अलावा इसके अलावा इस सब के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। अब देखिए आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो आपको केंद्रिका में होता है, केंद्रक में नहीं। केंद्रक में ही होता है, लेकिन केंद्रक का एक और पार्ट है केंद्रिका, विशेष स्थान वहीं पे होता है। ठीक है, याद रखिएगा। डीएनए और आरएनए की संरचना, डीएनए की अधिकांश मात्रा जो होता है केंद्रक में होती है। अब देखिए डीएनए कहाँ होता है? तो केंद्रक में होता है, यद्यपि इसके कुछ भाग माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरितलौक में पाए जाते हैं। ठीक, तो डीएनए आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, हरितलौक में और केंद्रक तीनों जगह पाए जाते हैं। अधिकांश मात्रा केंद्रक में पाए जाते हैं, कुछ कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और लौक में पाए जाते हैं। ठीक, डीएनए, अब देखिए डीएनए जो होता है आपको यहाँ पे बताया है। ठीक, ये सब आपको ज़्यादा डिटेल्स जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स चलिए कन्फ्यूजन रहेगा, गलती हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो बता जाए उतना समझिए। यहाँ पे डीएनए में उपस्थित जो चार प्रकार के होते हैं। डीएनए में जो होता है, डीएनए के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक फास्फोसेट होता है, एक न्यूक्लियोसाइड होगा, एक उसके न्यूक्लियोसाइड को बांटने का शुगर बेस हो गया। तो बेस के 4 पार्ट होते हैं। यही बेस जो होता है आपको एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन होते हैं। ठीक है, अब 2-2 पेयर बना के रहेंगे। 2-2 क्या होगा? एडेनिन ग्वानिन एक साथ रहेगा और साइटोसिन और थाइमिन एक साथ रहेगा। ठीक है, अब देखिए एडेनिन जो होता है, यहाँ पे देखिए डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन शुद्ध थाइमिन के साथ रहेगा, ए और टी, एट। ठीक है, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ क्या, ए और टी। कभी कभी पूछता है तो रफली याद कर सकते हैं, छोड़ इसको स्किप ही कर सकते हैं। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ रहेगा और साइटोसिन सदैव ग्वानिन के साथ रहेगा, मतलब जीएस। साइटोसिन ग्वानिन के साथ रहा जीएस आई टी। याद रखिएगा, इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाता है तो आप लोग एक ट्रिक बना के याद रखिएगा। ठीक, अब कौन बंधन होता है ज़्यादा डिटेल में जाइएगा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो उसको छोड़ दीजिए। हाइड्रोजन बंधन समझाएंगे जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे उसका जरूरत नहीं है, हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए। कौन में कौन बंधन होता है उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब जाइए 1953 ईस्वी में जेडी वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया था। इस काम के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो डीएनए के द्विकुंडलित संरचना मॉडल जो हम बताए हैं, ठीक है, कौन आपको बताए थे? तो जेडी वाटसन और क्रिक बताए थे। वहीं आपको ये हो गया। ठीक है, इसके अंदर जो रचना था इसे ऐसा डिकोंडल्ट है, तो इसी को कौन बताए थे? तो वाटसन और क्रिक बताए थे। कौन बताए थे? वाटसन और क्रिक बताए थे। चलिए, डीएनए के कार्य क्या है? तो यह सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। इसकी जीन इसकी इकाई है, मतलब डीएनए बड़ा पार्ट हो गया, जीन एक छोटा पार्ट हो गया। ठीक है, यह प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। यह क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण को भी डीएनए क्या करता है? नियंत्रित करता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण कौन किया था? हरगोविंद खुराना किए थे। ठीक है, कल एक क्वेश्चन पूछे थे हम, तो प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण कौन किया था सबसे पहले? तो अरविंद खुराना जो है जीन का संश्लेषण नहीं किए थे, बल्कि डीएनए का संश्लेषण किए थे। याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट में आरएनए का निर्माण। आरएनए का निर्माण, तो डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। अब देखिए डीएनए से ही आरएनए बनेगा। आरएनए का निर्माण कहाँ होता है? तो आपको केंद्रिका में होता है, केंद्रक में नहीं, केंद्रिका में होता है। और डीएनए कहाँ रहता है? तो केंद्रक में रहता है। इस बात को याद रखिएगा। इसी क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर निर्माण होता है और बाद में दोनों टूट के आरएनए बन जाएगा। ठीक, तो सिंपल समझिए कि आरएनए का निर्माण किससे होता है? तो डीएनए से ही होता है। ठीक है, डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है, एक आपको आरआरएनए होता है, ठीक है, एक आपको टीआरएनए होता है और एक एमआरएनए होता है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मत याद कीजिए, छोड़ दीजिए, फालतू चीज़ है। चलिए आप कहिएगा तो हम आपको समझा देते हैं।
ठीक। अब आरआरएनए जो होता है इसका काम क्या होता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है। यह राइबोसोम पे होता है, इसीलिए इसको राइबोसोमल आरएनए यानी आरएनए कहते हैं। टी जो होता है मैसेंजर का काम करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं। ठीक, मतलब प्रोटीन संश्लेषण के लिए विभिन्न प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है तो उसको राइबोसोम के पास लाते हैं बुला के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म आरएनए हो गया। और एम जो में होता है मैसेंजर आरएनए होता है। यह केंद्र के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करते हैं। ठीक, तो सबका काम अलग अलग हो गया, 3 प्रकार का। अब आइए डीएनए आरएनए में मुख्य अंतर। डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या होता है, तो डीएनए जो होता है इसमें डीऑक्सीराइबोसोम संकरा होता है, इसमें राइबोसोम संकरा होता है। आरएनए में राइबोसोम संकरा होता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोसोम संकरा होता है। ठीक है, इस डीएनए में जो होता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन जुड़ा हुआ रहता है और इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। अब देखिए आरएनए में सब कुछ रहेगा लेकिन थाइमिन की जगह क्या होगा, यूरेसिल हो जाएगा। जैसे आपको बताया है ATGS। ठीक है, ग्वानिन थाइमिन और सॉरी एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन थाइमिन एक साथ रहेगा, एडेनिन थाइमिन एक साथ रहेगा और ग्वानिन साइटोसिन एक साथ रहेगा। तो यहाँ पे तो ये रहेगा लेकिन ऊपर वाला जो है एडेनिन जो है आपको किससे जुड़ा हुआ है, तो थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे थाइमिन हट जाएगा और थाइमिन के साथ साथ क्या जुड़ा जाएगा, यूरेसिल जुड़ जाएगा। बस यही अंतर होता है। तो आरएनए में आपको थाइमिन की जगह पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। इस बात को याद रखिएगा, नहीं रखिएगा कोई गरज नहीं है, फालतू चीज़ है, मत याद रखिएगा। डीएनए आरएनए का बस फुल फॉर्म याद रखिएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब डीएनए मुख्यतः केंद्र में पाया जाता है, यह केंद्र को और कोशिका द्रव में मिलता है आरएनए, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए पादप जंतु और कोशिका जंतु में मुख्य अंतर क्या है। पादप जंतु और कोशिका जंतु में क्या मुख्य अंतर क्या है, पादप जंतु और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है, बता दिए हैं चारों के चारों हम। या कुछ पादप में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें लौक पाए जाते हैं, इसमें लौक अनुपस्थित रहता है। तरह का अनुपस्थित रहता है, यहाँ पे तरह का पाए जाते हैं। रिक्तियाँ इसमें बड़ी होती है, इसमें रिक्तियाँ छोटी होती है, नहीं होती है। इसका आकार लगभग आयताकार होता है, इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। जंतु कोशिका वृत्ताकार होता है। ठीक है, चलिए ये आपको हमारा खत्म हो गया कोशिका। अब हम आएंगे कोशिका विभाजन के बारे में बताएंगे आप लोगों को। अब देखिए कोशिका विभाजन जो होता है, कोशिका का 2 भाग 3 भाग 4 भाग में बांटना कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम बिरचाऊ ने देखा था। ठीक है, कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। असूत्रीय विभाजन होता है, दूसरा समसूत्रीय होता है, तीसरा अर्धसूत्रीय होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सूत्री, असूत्रीय विभाजन, समसूत्रीय विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन। अब देखिए असूत्रीय विभाजन जो है, असूत्रीय एमिटोसिस जो विभाजन है, यह अविकसित कोशिका में होता है। यह कहाँ होता है, असूत्रीय विभाजन, तो अविकसित कोशिका में। इस बात को याद रखिएगा, जैसे नीलहरित सवाल हुआ, ईस्ट हुआ, अमीबा हुआ, प्रोटोजोआ, इस सब में होगा। समसूत्रीय विभाजन जो होगा वो विशेष करके कायिक कोशिका में होगा। बस कौन खोज किए थे उससे मतलब नहीं है, यह कायिक कोशिका में है। मनुष्य में भी कायिक कोशिका होता है। कायिक कोशिका वह होता है जहाँ से आपके जैसा फिर से अगर चाहा जाए तो मनुष्य पैदा किया जा सकता है, जैसे नाभि की कोशिका होती है। ठीक है, स्पर्म की कोशिका होती है, वो सब कायिक कोशिका हो गए। तो समसूत्रीय विभाजन जो होता है वो कहाँ होता है, कायिक कोशिका में होता है। ठीक है, और उसी तरह से ये आपको समसूत्रीय विभाजन 5 अवस्था में होता है। छोड़िए उतने डिटेल से जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक, समसूत्रीय विभाजन जो जब हो जाते हैं तो इसमें एक कोशिका से आपको एक कोशिका से 2 कोशिका बनते हैं, याद रखिएगा। अब इतना हो गया। अब देखिए अर्धसूत्रीय जो होता है ये विशेष करके कहाँ किस टाइप का होता है, जनन कोशिका में इसका विभाजन होता है। जनन कोशिका में इसका विभाजन होता है। ठीक है, इसमें एक कोशिका से 4 कोशिका बनता है। ठीक, सबको ये सब फालतू चीज़ आप मत याद कीजिए, आप फंस जाइएगा फ्री में। ठीक, यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अर्धसूत्रीय विभाजन में एक जनन कोशिका से 4 सूत्री कोशिका का निर्माण होता है और समसूत्री में 2 कोशिका का निर्माण होता था। ठीक, असूत्री समसूत्री में अंतर यहाँ पे याद रखिएगा। तो यह कायिक कोशिका को बना होता है, यह जनन कोशिका में इसका यह विभाजन होता है। मतलब समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है और सूत्री विभाजन कहाँ होता है, जनन कोशिका में होता है। यह विभाजन में कम समय लगता है, इस विभाजन में बहुत अधिक समय लगता है। इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है, इसमें 4 कोशिका बनते हैं। ठीक, याद रखिएगा 4 कोशिका बनते हैं। बाकी सबको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम जैव विकास। नेक्स्ट आएंगे जैव विकास। ये आपको यहाँ पे देखिए, ये है प्लांट सेल, है आयताकार है कि नहीं है, हाँ आई गोलकार है एनिमल सेल। पता भी क्या अंतर में। चलिए, तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।